हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो आज जो हमारी केजीएमयू की जो क्लास की सीरीज चल रही है, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। और बायोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम बहुत अच्छे से करा सकें। तो क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री का आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है द मेन बफर सिस्टम इन ब्लड इज। अब पूछा गया है मेन बफर सिस्टम ब्लड के अंदर बोरेट बफर है, एसिटेट बफर है, बाइकार्बोनेट बफर है या फिर फॉस्फेट बफर है। द मेन बफर सिस्टम इन ब्लड इज, आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट बफर। तो मेन बफर सिस्टम ब्लड के अंदर क्या है? बाइकार्बोनेट। अब जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है जिसको हम H2CO3 ऑब्लिक HCO3 बोल रहे हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड है और HCO3 हमारा बाइकार्बोनेट है, ये एक मेन फिजियोलॉजिकल बफर प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जो कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। और ब्लड का पीएच की बात की जाए तो 7.4 ब्लड का पीएच होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड के अंदर, वो हमारे ब्लड में जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ये कार्बोनिक एसिड। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में क्या हो जाती है? टूट जाती है। ये इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बाइकार्बोनेट बफर बनता है और इसकी वजह से जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रहता है। अगर पीएच डिक्रीज होता है ब्लड के अंदर तो इसका मतलब है कि जो बाइकार्बोनेट है वो बाइंड हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन से, ताकि वो क्या बना सके? वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सके और कन्वर्ट कर सके कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पीएच अगर डिक्रीज हो रहा है, तो पीएच मतलब 7 से नीचे अगर ब्लड का पीएच हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, तो इसमें जो बाइकार्बोनेट है वो बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल है ना, तो HCO3 हाइड्रोजन आयन से बाइंड हो जाएगा और H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, देन CO2 और H2 में बदल जाएगा। तो ये पूरी जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है। और अगर पीएच हमारा बढ़ता है, मतलब 7.4 है ना, तो बेसिक हुआ, तो 7.4 से अगर ज्यादा होता है, 7.4 से ज्यादा मतलब एल्कलाइन अगर होता है, तो जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट करता है किसमें? हाइड्रोजन आयन में, और ब्लड पीएच को कम कर देता है, ब्लड पीएच को उसको डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये बफर का काम है, बाइकार्बोनेट बफर का। बोरेट बफर अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये यूज किया जाता है, यूज इन लेबोरेटरी सॉल्यूशन, लेबोरेटरी के सॉल्यूशन में यूज किया जाता है, बॉडी के अंदर नहीं। एसिटेट बफर की बात की जाए तो कॉमन है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजियोलॉजिकल बफर नहीं रोल प्ले करता है। और वहीं अगर फॉस्फेट बफर की बात की जाए तो ये एज अ सेकेंडरी बफर की तरह यूज करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, या फिर कह सकते हो जो हमारा यूरिन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। पूछा गया है कौन सा एलिमेंट इन चारों में से प्रोटीन में प्रेजेंट होता है? क्या सल्फर है, क्या फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है या फिर कैल्शियम है? तो कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन के अंदर, जितने भी सारे प्रोटीन हैं, जितने भी हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, उन सभी प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट है? और आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी प्रोटीन में पाया जाता है। देखो जितने भी प्रोटीन्स है, जितने भी प्रोटीन्स है वो सब के सब बने होते हैं किससे? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड की एक बहुत लंबी चेन होती है और एवरी अमीनो एसिड के अंदर ये अमीन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, हर अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। और ये अमीनो ग्रुप जो हम जिसको बोलते हैं हम NH2 अमीनो ग्रुप, ये अमीनो एसिड होते हैं जो कि नाइट्रोजन अपने अंदर रखते हैं, जो कि इसको एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि अमीनो एसिड की चेन को प्रोटीन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर क्या है? ये प्रेजेंट होता है ओनली कुछ ही अमीनो एसिड्स में, जैसे कि सिस्टीन है, मिथियोनिन है, सभी प्रोटीन्स में नहीं। और फॉस्फोरस की बात की जाए तो ये फॉस्फोप्रोटीन
और न्यूक्लिक एसिड के पाया जाता है। यूनिवर्सल प्रोटीन नहीं है कि सब प्रोटीन में पाया जाए। और कैल्शियम की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है बोन का, टीथ का, हड्डियों का। प्रोटीन मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन फार्मेसी इज एज। क्वेश्चन में पूछा गया मेन यूज किसका, सोडियम थायोसल्फेट का फार्मेसी के अंदर। क्या एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, एंटी फंगल, बफर या फिर एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो मेन यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एज अ एंटीडोट को यूज किया जाता है। तो सोडियम थायोसल्फेट जिसको आप बोलते हैं Na2S2O3, ये याद रखिएगा आप, ये प्राइमरी यूज है फार्मेसी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, ठीक है, एज एन एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। अरे यार साइनाइड खा लिया, तो साइनाइड खा लिया तो तुम उसमें एंटीडोट क्या दोगे भैया, सोडियम थायोसल्फेट दोगे, ठीक है। क्यों दोगे, क्योंकि एक्ट एज अ सल्फर डोनर। ये किसकी तरह काम करता है, सल्फर डोनर की तरह काम करता है। क्या कहने का मतलब है, ये कन्वर्ट करता है हाईली टॉक्सिक साइनाइड को किसमें, मच टॉक्सिक कंपाउंड में। मच टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा, थायोसाइनेट, जो कि हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रोडेंसिस। ये याद रखना है आपको कि जब मान लो साइनाइड खा लिया, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत क्या दिया जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट दिया जाएगा। ये सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, साइनाइड को कन्वर्ट करेगा उससे लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसको बोल रहे हैं हम थायोसाइनेट। किसकी प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, रोडेंसिस के प्रेजेंस में। और ये रोडेंसिस कहाँ मिलता है हमें, लीवर में, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, साइनाइड हुआ और ये हमारा थायोसल्फेट आयन हुआ, ठीक है, जो कि क्या बना रहा है, थायोसाइनेट बना रहा है, लेस टॉक्सिक कंपाउंड और SO3 सल्फाइड आयन में। ये जो थायोसाइनेट है ये एकदम सेफली यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं। एंटीसेप्टिक, भाई एंटीसेप्टिक जो सोडियम थायोसल्फेट है ये इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो है एंटीसेप्टिक की, लेकिन इसको एज अ एंटीसेप्टिक यूज नहीं किया जाता है। और अगर बफर की बात की जाए तो इट डज नॉट एक्ट एज अ बफर सिस्टम। एंटी फंगल, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी एंटी फंगल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर टेस्ट फॉर फिनोलिक कंपाउंड इज। अब बताना है जो फिनोलिक कंपाउंड है, आपने देखा होगा कि बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है ना, तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड है तो इसका कलर टेस्ट क्या होगा, निनहाइड्रिन टेस्ट से होगा, फेरिक्लोराइड टेस्ट से, बेनेडिक्ट टेस्ट से या फिर मॉलिश टेस्ट से। तो कलर टेस्ट फॉर फिनोलिक कंपाउंड, भाई कैसे पता लगेगा कि फिनोलिक कंपाउंड है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा, और आंसर हो जाएगा फेरिक्लोराइड टेस्ट। क्यों, देखो जो फेरिक्लोराइड टेस्ट है ना, जिसको FeCl3 टेस्ट बोलते हैं, ये स्पेसिफिक कलर टेस्ट देता है पता करने के लिए कि जो कंपाउंड है वो फिनोलिक है या नहीं है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक ग्रुप से या नहीं है। ये फिनोलिक कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं किसके साथ, न्यूट्रल फेरिक्लोराइड के साथ, और ये एक कलर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पेशली वायलेट कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, डिपेंड करता है किस टाइप का फिनॉल है। जैसे कि अगर फिनॉल की बात की जाए तो वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, वहीं अगर सैलिसाइलिक एसिड की बात की जाए तो वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, और अगर थाइमोल या क्रिसोल फिनॉल ग्रुप है तो ये ब्लू और ग्रीनिश कलर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। निनहाइड्रिन टेस्ट, इसका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि यूज किया जाता है फॉर अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के लिए, और ये डीप ब्लू और पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए यूज किया जाता है, और रेड क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेसिपिटेशन बनाता है। मॉलिश टेस्ट ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए किया जाता है, जिसमें वॉयलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है द जंक्शन ऑफ रिएजेंट और कार्बोहाइड्रेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन असेंशियल अमीनो एसिड इज। तो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या, कौन सा है, लाइसीन है, वेलिन है, ग्लाइसिन है या फिर मिथ्योनिन है। तो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड डिवाइड होता है दो मेन ग्रुप में, डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है या बॉडी से बाहर कहीं सिंथेसाइज हो रहा है या बॉडी से नहीं सिंथेसाइज हो रहा है। तो जो असेंशियल अमीनो एसिड है वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं,
ठीक है, वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में नॉन एसेंशियल, जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो ग्लाइसिन क्या एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो इसको बनाती है। भाई ग्लाइसिन किससे बनेगा? तो ग्लाइसिन सेरिन से बनेगा और थ्रियोनिन से बनेगा। सिंपल बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिससे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ये ग्लाइसिन फॉर्मेशन होती है। और ये एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की चेन है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम होता है और एक साइड चेन होती है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो NH2CH2COOH इसका स्ट्रक्चर है। लाइसिन इसका ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि लाइसिन असेंशियल अमीनो एसिड है। वैलिन, मिथ्योनिन ये तीनों असेंशियल अमीनो एसिड हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल को पता करना है कि कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करना है तो कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा? क्या ब्यूरेट टेस्ट यूज किया जाएगा, टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर शैल्कोस्की टेस्ट? और आंसर हो जाएगा इसका शैल्कोस्की टेस्ट। तो आंसर इसका डी ऑप्शन है। देखो जो शैल्कोस्की टेस्ट है कि स्पेसिफिक कलर रिएक्शन प्रोड्यूस करता है डिटेक्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है या नहीं है। प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल क्या है? जो कोलेस्ट्रॉल है, जब कोलेस्ट्रॉल ट्रीट करते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। तो एक रेड ब्राउन कलर शो होता है कहां पर? जो क्लोरोफॉर्म की लेयर है वहां पर, और एक ग्रीन फ्लोरोसेंस उत्पन्न होती है जो कि एक एसिडिक लेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा शैल्कोस्की टेस्ट जो कि डिटेक्ट करता है कि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है या नहीं है। भाई जो क्लोरोफॉर्म है वहां पर तो ब्राउन कलर का हमें रेड टू ब्राउन कलर का एक लेयर दिखेगी, है ना, कलर प्रोड्यूस होगा, और एक ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगी जो कि हमें थोड़ी सी एसिडिक इन नेचर दिखेगी। ब्यूरेट टेस्ट नॉर्मली प्रोटीन्स के लिए किया जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए, और टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा कंपाउंड है जिसको आयोडीन सॉल्यूशन की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है? क्या सोडियम क्लोराइड है, सोडियम थायोसल्फेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है या फिर फेरिक क्लोराइड है? तो कौन सा कंपाउंड है जिसको यूज किया जाता है आयोडीन सॉल्यूशन के स्टैंडर्डाइजेशन में? आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। क्यों भाई? सोडियम थायोसल्फेट एक कॉमन है जिसको आयोडीन के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज किया जाता है जब आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है। जब आपने पढ़ा भी होगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। प्रिंसिपल क्या है? तो भाई जो आयोडीन है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये रिएक्ट करता है सोडियम थायोसल्फेट के साथ और एक इसकी तरह एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। भाई ये आयोडीन हो गई, है ना, ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट हो गया, आपस में रिएक्शन हुई तो सोडियम आयोडाइड और इसने क्या बनाया? Na2SO4O6। इसने क्या बनाया? ये बनाया। तो जो आयोडीन है वो क्या है? रिड्यूस हो जाता है किसमें? आयोडाइड में, और थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? टेट्राथायोनेट में। तो सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यही क्वेश्चन था कि विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर आयोडीन सॉल्यूशन स्टैंडर्डाइजेशन? आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। भाई ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, ठीक है। ओके, अदर ऑप्शन जो है हमारे सोडियम क्लोराइड, ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि डज नॉट रिएक्ट विद आयोडीन। तो आयोडीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। यूज इन सॉल्ट फॉर्मुलेशन, ये सॉल्ट फॉर्मुलेशन के यूज किया जाता है, टाइट्रेशन में यूज नहीं किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन के लिए डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं। और फेरिक क्लोराइड जो है नॉट यूज इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, या फिर आयोडीन के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग दैट कंटेन अ पाइपराजीन रिंग। एक ड्रग है जो कि पाइपराजीन रिंग रखती है। क्लोरोक्वीन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन या फिर आइबुप्रोफेन? और आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन क्या है? ड्रग है जो कि पाइपराजीन रिंग रखती है। क्लोरोक्वीन क्या है? हमारी क्या है? एक एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि पाइपराजीन रिंग अपने अंदर रखती है, ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है।
तो जो इसके अंदर जब हम क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि एक साइड चेन से कनेक्ट होता है। साइड चेन, वो जो साइड चेन कनेक्ट है हमारी क्विनोलिन न्यूक्लियस से, वो ही हमारी पाइपराजीन रिंग होती है। ये पाइपराजीन रिंग होती क्यों है? क्योंकि ये बेसिसिटी प्रोड्यूस करती है मॉलिक्यूल के लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोड्यूस करती है उसके फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के लिए, और बाइंड का काम करती है किसके साथ? हीम के साथ, ताकि जो मलेरिया पैरासाइट है वो आगे किल हो जाए और उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए बॉडी से। पैरासीटामोल इसका आंसर नहीं है क्योंकि पैरासीटामोल एक अमाइड है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, पाइपराजीन रिंग नहीं है। एस्प्रिन की बात की जाए तो ये एस्टर्स रखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रखते हैं, नाइट्रोजन रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। आइबुप्रोफेन की बात की जाए तो ये रखता है अपने अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्काइल चेन, नॉट हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ओके, और पाइपराजीन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलीज। तो मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप न्यूक्लियोफिलीज का क्या है भाई? ऐसा पूछा गया है कि सबसे एकदम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्ट करेगा? एस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड या फिर कीटोन? आंसर हो जाएगा इसका एसिड क्लोराइड, सी। क्यों? देखो जो एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है, RCOCl, जो एसिड क्लोराइड है ये मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल। क्यों? रीजन है, देखो जो कार्बोनिल कार्बन इज हाईली पॉजिटिव। जो कार्बोनाइल कार्बन है, जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन है वो अगर बहुत पॉजिटिव है तो जो Cl ग्रुप है, ठीक है, ये क्या करता है? पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को देता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज रखता है, मेकिंग कार्बन मोर पॉजिटिव एंड इजियर फॉर न्यूक्लियोफाइल्स टू अटैक। देखो अगर कार्बोनिल कार्बन बहुत ज्यादा हाईली पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके साथ जो Cl ग्रुप लगे हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, खींचते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मेकिंग कार्बन मोर पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या होगा भाई? जो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो कार्बोनाइल कार्बन जुड़े हुए हैं, ये जब क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये हाईली पॉजिटिव हो जाएगा और इजी होगा किसकी तरफ अटैक करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करने के लिए। गुड लिविंग ग्रुप Cl, अगर जो Cl है वो लीविंग ग्रुप है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये इजीली लीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आफ्टर अटैक। तो आफ्टर अटैक मतलब एक बार उसने न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर दिया तो अटैक करने के बाद ये लीव कर जाते हैं और ये स्टेबल आयन को फॉर्म करते हैं, ठीक। एस्टर इसका आंसर गलत होगा क्योंकि जो OR ग्रुप है वो वीक होते हैं लीव करने के लिए, लेस रिएक्टिव हैं। एमाइड ग्रुप जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रखते हैं, ये भी लीस्ट रिएक्टिव हैं। और जो कीटोन है, दीज आर नो गुड लिविंग ग्रुप, ये भी अच्छे नहीं हैं ग्रुप को छोड़ने के लिए, तो स्लोअर देन एसिड क्लोराइड, तो ये एसिड क्लोराइड से कम काम करते हैं इसीलिए। और क्वेश्चन में था कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, वो है हमारा एसिड क्लोराइड, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के लिए बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं। द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन, द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसा एलिमेंट जो कि हीमोग्लोबिन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, और आंसर हो जाएगा इसका आयरन। देखो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होते हैं और ये पाया जाता है रेड ब्लड सेल में। इसके अंदर हीम ग्रुप लगे होते हैं और सेंटर में जो हीम ग्रुप है उसमें एक 1 आयरन फेरस फॉर्म प्रेजेंट होती है। ये जो आयरन है, ये जो आयरन आयंस हैं, ये बाइंड करते हैं रिवर्सिबली किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जो फेरस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फॉर्म करते हैं। और वही पूछा है क्वेश्चन में, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज आयरन, ओके। और जब ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं ये फॉर्म करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कैसे पता चलेगा? ब्राइट रेड से पता चलेगा।
और जब ऑक्सीजन इसको छोड़ के चली जाती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, तो ये बनाती है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि डार्क रेड से हमें पता लगेगा। मैग्नीशियम इसका आंसर गलत होगा क्योंकि सेंट्रल मेटल है क्लोरोफिल का, हीमोग्लोबिन का नहीं। कैल्शियम प्रेजेंट होता है बोन्स में, टीथ में, मसल फंक्शंस के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। और जिंक की बात की जाए तो ये एंजाइम्स में पाए जाते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जैसे एंजाइम्स में, हीमोग्लोबिन में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी इज केमिकली नोन एज, जो विटामिन सी है उसको केमिकली आप क्या बोलेंगे? निकोटिनिक एसिड बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे, रेटिनॉल बोलेंगे, या फिर पायरिडॉक्सिन बोलेंगे? तो विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो विटामिन सी को क्या बोल रहे हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड बोल रहे हैं। और ये जो विटामिन सी है ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। डेली के लिए विटामिन सी को हमें लेना पड़ता है इसीलिए क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8A06 या C6H8O6। द स्ट्रक्चर कंटेन, इस स्ट्रक्चर के, इस विटामिन सी के स्ट्रक्चर के अंदर या फिर एस्कॉर्बिक के स्ट्रक्चर के अंदर एनिडायोल ग्रुप होते हैं जो कि एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए वाई इट हेल्प्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इन सेल। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसका, इसी वजह से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीडेशन से, सेल के ऑक्सीडेशन से हमें बचाता है। निकोटिनिक एसिड की बात की जाए तो ये विटामिन B3 है, विटामिन सी नहीं। रेटिनॉल विटामिन ए है, देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 है जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड? कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूज किया जाता है एज एन एंटासिड? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? और आंसर हो जाएगा इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा गया है जो कि एंटासिड की तरह यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको एज अ कॉमनली यूज किया जाता है एंटासिड के लिए। अब एंटासिड क्या करते हैं? एंटासिड जो एसिड है हमारे स्टमक के अंदर, उस एसिड को, एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। तो रिएक्शन क्या है? NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आया, किस में कन्वर्ट हुआ? सोडियम क्लोराइड में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन क्या बनाती है? सॉल्ट बनाती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, जिससे हमें जो एसिडिटी है या फिर हार्ट बर्न हो रहा है उसमें रिलीफ मिलता है। सोडियम क्लोराइड इसका आंसर गलत होगा क्योंकि कॉमन सॉल्ट है, एंटासिड नहीं है। अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली एसिडिक है, तो इस कंडीशन को तो और ज्यादा ही वर्स्ट कर देगा, जिसको एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज किया जाता है, यूरिनरी एसिडिफायर की तरह यूज किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट हमारा क्या है? टूथ डिसेंसिटाइजर है, जो सेंसिटिविटी हो जाती है टूथ में उसको डिसेंसिटाइज करता है, एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज अप्रोक्सीमेटली। अगर pH 0.1 नॉर्मल HCl का देखा जाए तो लगभग कितना होगा? 0.1, 1, 2 या 7? आंसर हो जाएगा 1। तो अगर pH जब आप बनाते हैं ना, अगर यहाँ पर लैब में आप लोगों ने बनाया होगा 0.1 नॉर्मल HCl, उसका pH अगर देखा जाए तो कितना होता है? हाईली एसिडिक होता है, 1 होता है। तो जो HCl है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो हमें पता है। इसका मतलब है कि वो डिसोसिएट करता है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है वाटर के अंदर अपने हाइड्रोजन आयंस में और क्लोराइड आयंस, मतलब पूरा का पूरा टूट जाता है। अगर हम बात करें 0.1 नॉर्मल या फिर 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन की, तो हमारा क्या है? हाइड्रोजन आयन है, ये होता है हमारा 0.1 मोलर के इक्वल, ठीक है। फॉर्मूला अगर हम बात करें तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो मान लो कितना पूछा गया है? 0.1 पूछा गया है, तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग 0.1 इक्वल्स टू कितना हो गया? -1 प्लस हो गया, इसीलिए आया 1। ओके, इसीलिए आंसर क्या है हमारा? 1 है। अगर 0.1 की बात की जाए तो ये बहुत कम हो गया, वुड कॉरेस्पॉन्ड टू 0.1 NaHCl, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है भाई। अगर हम 0.1 की बात कर रहे हैं तो 0.1 तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक हो गया,
तो 1 नॉर्मल HCl होगा, 0.1 नॉर्मल नहीं होगा, कितना होगा 1 नॉर्मल हो जाएगा। और अगर 2 की बात की जाए तो 0.01 नॉर्मल HCl होगा, ऑब्वियस सी बात है। 7 की बात की जाए तो भैया ये प्योर वाटर है, एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं है, 7 मतलब न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन इज। तो मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या है मेन स्टोरेज? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है या फिर सुक्रोज है? और आंसर हो जाएगा इसका ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? मेन स्टोरेज है कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर और एनिमल की बॉडी के अंदर। ये ब्रांच किसी, ये पॉलीसेकेराइड की ब्रांच है। याद करो जब मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, पॉलीसेकेराइड्स पढ़ाए थे और उसमें एग्जाम्पल बताया था मैंने कि पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज का ही पॉलीसेकेराइड है। और ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, जिस टाइम हम फास्ट रख रहे हैं उस टाइम भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोजन। लीवर की बात की जाए तो ग्लाइकोजन मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और अगर मसल की बात की जाए तो ग्लाइकोजन क्या प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्टार्च इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के अंदर स्टार्च है। और सेलुलोज की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का। सुक्रोज की बात की जाए तो ये डायसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है और ये ऑलरेडी डाइटरी शुगर है, स्टोरेज फॉर्म नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्यूरेट टेस्ट डिटेक्ट्स। अभी बताया था मैंने कुछ स्लाइड पहले, तो ब्यूरेट टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? अमीनो एसिड, फैट, ग्लूकोज या पेप्टाइड बॉन्ड? आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ब्यूरेट टेस्ट डिटेक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। तो प्रोटीन्स जो आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो क्वालिटेटिव टेस्ट है किसका? प्रोटीन का। तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, ये ब्यूरेट टेस्ट से कंफर्म होता है कि भाई अमीनो एसिड की चेन है, प्रोटीन की चेन है, वो आपस में जुड़ी होती है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो जब प्रोटीन सॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है ब्यूरेट रिएजेंट से, और ब्यूरेट रिएजेंट क्या है? कॉपर सल्फेट और एल्कलाई का कॉम्बो है, जो कि जैसे ही ब्यूरेट टेस्ट को प्रोटीन के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो वॉयलेट कलर या फिर पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोटीन है, क्यूप्रस सल्फेट है, तो कॉपर के साथ रिएक्शन हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वॉयलेट कॉम्प्लेक्स ने फॉर्म किया। और NaOH क्या है? एल्कलाई है। अमीनो एसिड इसका आंसर गलत होगा क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ब्यूरेट टेस्ट के लिए। ग्लूकोज इसका आंसर गलत होगा क्योंकि बेनेडिक्ट टेस्ट से हम रिड्यूसिंग शुगर को पता करते हैं। और फैट हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डिटेक्ट किया जाता है फैट को सूडान थर्ड टेस्ट से या फिर ग्रीस स्पॉट टेस्ट से। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, क्या है? ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन या फिर फाइब्रिनोजेन या फिर एल्ब्यूमिन। तो मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। क्यों? एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, 60%। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन अबाउट एल्ब्यूमिन इज 60%। और एल्ब्यूमिन मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है ह्यूमन ब्लड के अंदर। सिंथेसाइज होता है लीवर में। और फंक्शन की बात की जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। ट्रांसपोर्ट करता है फैटी एसिड्स को, हार्मोन्स को, बिलिरुबिन को, कैल्शियम को, ड्रग्स को, सबको एल्ब्यूमिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और एज अ प्लाज्मा बफर की तरह भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा को मेंटेन करता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन इसका आंसर गलत होगा क्योंकि इंक्लूड करता है एंटीबॉडीज को, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। फाइब्रिनोजेन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, थक्का बनाने में, और ये 4% प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल में, इसीलिए आंसर होगा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज। जो B12 की डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर पिलाग्रा? और आंसर हो जाएगा इसका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
क्यों है इसका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? देखो, अगर विटामिन B12 की बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोबालामीन बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है DNA की सिंथेसिस के लिए, रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए, उसके मैचुरेशन के लिए। तो आरबीसीज के मैचुरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन B12 का। और आरबीसीज का मैचुरेशन कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। और ये अगर विटामिन B12 कम हुआ तो इसका मतलब क्या है? एक तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी सही से, ऊपर से जो आरबीसीज है वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे, वो सही से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे से मेच्योर नहीं बन पाएंगे और इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बन जाएगी। और यही इमेच्योर रेड ब्लड सेल जब फॉर्म होती हैं, इसको बोला जाता है मेगालोब्लास्ट, और यही कंडीशन कॉज करती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। रोल की बात की जाए तो डीएनए आरएनए सिंथेसिस में रोल रखते हैं, नर्व फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइलिन शीथ जो होती है नर्व न्यूरॉन की, उसको फॉर्म करती हैं, और फॉलिक एसिड के साथ मिलकर ये एक साथ काम करती है आरबीसीज के फॉर्मेशन में, आरबीसीज के मेच्योरेशन में। रिकेट्स इसका आंसर सही नहीं है क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, और पिलैग्रा हमारा कॉज होता है नियासिन से या विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक इज। ऐसा एंजाइम बताना है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर। हाँ, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इसका आंसर तो पक्का पता होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका पेप्सिन। तो पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक के अंदर। तो पेप्सिन एक मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि स्टमक में पाया जाता है, और एक चीफ सेल है, ठीक है। इट्स सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल ऑफ द स्टमक इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजन। ये एक चीफ सेल है जो स्टमक के थ्रू फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है किसमें? पेप्सिनोजन में। और जैसे ही ये HCl के कांटेक्ट में आया, ये एक्टिवेट हो जाता है और कन्वर्ट करता है अपने आप को पेप्सिन में, ठीक है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म नहीं है, वो स्टमक के एसिड के साथ जैसे आया कांटेक्ट में, देन वो अपने आप को पेप्सिन बना रहा है, अदरवाइज वो इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म क्या है? पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन है, कहाँ गया पेन? पेप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, एसिडिक पीएच HCl के साथ कांटेक्ट में आया और देन वो एक्टिव हुआ पेप्सिन में, तब जाके वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, स्टमक में नहीं, पेनक्रियास से सिक्रीट होती है। एमाइलेज की बात की जाए तो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट करता है माल्टोज में। और लाइपेज है, ये डाइजेस्ट करता है फैट को, लिपिड को इनटू किसमें? फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो मेन एंड प्रोडक्ट पूछा जा रहा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद एंड फॉर्म का क्या बन रहा है? एंड क्या बन रहा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या ग्लाइकोजन। और आंसर हो जाएगा इसका ग्लूकोज। भाई देखो, कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे रोटी खाई, सुक्रोज खाया, लैक्टोज खाया, ये सब स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होते हैं और सिंपल शुगर में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं, और फाइनल जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा ग्लूकोज, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो हमें कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर। अब अगर देखो स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस की बात की जाए तो माउथ है, सबसे पहले खाना खाया, जो सेलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्ट करता है स्टार्च को तोड़ना, किसमें? माल्टोज में, एक डाइसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जब खाना पहुंचा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज हैं वो कंटिन्यू स्टार्च को डाइजेस्ट करते रहते हैं, डाइसैकेराइड्स में तोड़ते रहते हैं। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देन माल्टोज जो है वो कन्वर्ट करता है 2 ग्लूकोज में, सुक्रोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और लैक्टोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ग्लूकोज देन एब्जॉर्ब होता है किसमें? इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू। कहाँ पर? हमारे ब्लड में। भाई ब्लड में ही तो मिल रहा है ना, तो ब्लड में मिल रहा है। ब्लड में मिलने के बाद करता क्या है? ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया, टूट गया, तो क्यों कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में? क्योंकि उसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो एनर्जी में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज, ठीक है। अदर ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि सुक्रोज क्या एक डाइसैकेराइड है, टेबल शुगर है, एंड प्रोडक्ट नहीं है।
लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, डाइजेस्ट करता है आगे फर्दर ग्लूकोज है गैलेक्टोज में, और ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है, ग्लूकोज की डाइजेस्टिव प्रोडक्ट नहीं है। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वाशिरकोर अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। अब मुझे बताओ कि जो क्वाशिरकोर है वो क्वाशिरकोर हो रहा है किसकी डेफिशिएंसी से? फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए या प्रोटीन? आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्वाशिरकोर प्रोटीन्स की कमी होगी तो क्या होगा? आपने देखा होगा कुपोषित जैसे हो जाएंगे, ब्रेन का सही से फंक्शन नहीं होगा, मसल सही से प्रॉपर नहीं बनेगी, है ना। तो क्वाशिरकोर एक सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। जब प्रोटीन नहीं खाया जाता है बच्चों की तरफ से, या बच्चों को सही से प्रोटीन नहीं मिलता है, देन क्वाशिरकोर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। भाई मान लो बच्चा प्रोटीन तो ले नहीं रहा है, लेकिन हाँ उसका पेट भर रहा है, कैसे? भाई वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले रहा है, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और यही प्रोटीन की कमी उनकी डाइट के अंदर क्वाशिरकोर को प्रोड्यूस कर देगी। ये कब होगा? ये तब होता है ज्यादातर जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क हो, या फिर जो सिंपल दूध है, जब बच्चा छोटा है तो दूध पे डिपेंड है, और जैसे उसने दूध छोड़ा तो उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, हम क्या बोलते हैं, ले बेटा रोटी खा ले, है ना। तो उसे क्या देना? उसे प्रोटीन देना है ज्यादा से ज्यादा। प्रोटीन रिच मिल्क डाइट से कन्वर्ट हो रहा है वो डाइट पे, तब वो क्या हो रहा है? राइस खा रहा है, मेज खा रहा है, कसावा खा रहा है, तब ये हो रहा है आफ्टर वीनिंग मतलब वही कि जब बच्चा शिफ्ट कर रहा है मिल्क से खाने की तरफ, तो इस कंडीशन को क्वाशिरकोर बोलते हैं। तो मसल का बिल्डअप नहीं होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, पेट तो भर जाएगा लेकिन उसके अंदर उसकी प्रोटीन की कमी हो जाएगी। फैट नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि फैट डेफिशिएंसी कॉज करता है, एनर्जी लॉस करता है, लेकिन क्वाशिरकोर नहीं करता है। विटामिन ए किसकी कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। और कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? डेफिशिएंसी लीड्स टू जनरल एनर्जी लैग। भाई अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं दोगे तो भी दिक्कत है, एनर्जी ही नहीं बनेगी, क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर होगा। तो ये चीज़ हमारे क्वेश्चन पे यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और क्लास अच्छी लग रही है। ऐसे मुझे रिस्पॉन्स आ भी रहा है, तो हमारी क्लास को आप लगातार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा ग्रुप को, वहाँ पर भी हम अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आपके साथ दोबारा से हम किसी और क्लास प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।